Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। संसद सत्र के दौरान होने वाली भाजपा के संसदीय दल की आज बैठक होगी। इसमें बजट समेत विभिन्न जरूरी मुद्दों पर चर्चा होगी और सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही सुचारू ढंग से चलाने की रणनीति बनेगी। G20 के हिस्से के रूप में पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक आज कच्छ के धोर्डो में शुरू होगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कल बैठक का उद्घाटन करेंगे। बैठक में G20 देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 100 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और ये प्रतिनिधि पर्यटन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक में हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल पर्यटन, एमएसएमई और गंतव्य प्रबंधन जैसे 5 प्राथमिकता वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पर्यटन कार्य समूह की 4 बैठकें होंगी जो देश के विभिन्न स्थानों पर G20 के हिस्से के रूप में आयोजित की जाएंगी। भारत की G20 की अध्यक्षता में गुवाहाटी में पहली यूथ 20 की बैठक का आज दूसरा दिन है। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में G20 देशों के 320 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर Y20 प्रतिनिधियों के साथ एक युवा संवाद में शामिल होंगे। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा असम के छात्रों और शिक्षाविदों के शोध पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। वहीं बेंगलुरु में जारी पहली ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की बैठक का आज तीसरा और अंतिम दिन है। इस बैठक में ऊर्जा अंतरण से जुड़े पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बैठक के दूसरे दिन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे स्वच्छ ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच और न्यायोचित, वहनीय और समावेशी ऊर्जा संक्रमण पथ पर फिर से विचार विमर्श किया गया। G20 सदस्य देशों ने भारी उद्योगों को डीकार्बोनाइज करने के लिए लागत प्रभावी समाधानों पर भी चर्चा की। इसके साथ ही सदस्य देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यक आपूर्ति में वित्तीय चुनौती पर भी विचार विमर्श किया और कहा कि ऊर्जा सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। G20 के तहत पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक बेंगलुरु में 9 से 11 फरवरी के बीच आयोजित होगी। इसमें सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिलाकर कुल 124 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भूमि क्षरण, जैव विविधता में कमी, समुद्र में बढ़ता प्रदूषण, संसाधनों की अधिकता और अपशिष्ट अवशोषण की कमी जैसे अहम विषयों को उठाया जाएगा। भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक में भारत पर्यावरण से जुड़ी अपनी उपलब्धियों को भी वैश्विक पटल पर सामने रखेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत युवा संगम की शुरुआत हो गई है, जिसका मकसद है पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच परस्पर संपर्क को बढ़ावा देना। युवा संगम के पहले चरण की शुरुआत इसी महीने होगी, जिसमें 1000 छात्र शामिल होंगे। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के 300 छात्र और अन्य राज्यों का दौरा करेंगे, जबकि अन्य राज्यों के 700 छात्र पूर्वोत्तर का दौरा करेंगे। तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप से 3700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस मुश्किल घड़ी में भारत ने तुर्की को हर संभव मदद की पेशकश की है। राहत और बचाव कार्य के लिए भारत सरकार ने एनडीआरएफ की 2 टीमों को भेजा है। एनडीआरएफ की 2 टीमों में 100 जवान शामिल हैं और साथ ही विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और राहत और बचाव कार्य में आने वाले आवश्यक उपकरणों को भेजा गया है। इसके अलावा प्रशिक्षित डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की मेडिकल टीम के अलावा आवश्यक दवाओं को भेजने की तैयारी की जा रही है। इन सहायता सामग्री को तुर्की सरकार और अंकारा स्थित भारतीय दूतावास और इस्तांबुल स्थित कांसुलेट जनरल कार्यालय के समन्वय से भेजा जा रहा है।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को राष्ट्र को समर्पित किया। इसकी आधारशिला भी 2016 में प्रधानमंत्री ने ही रखी थी। ये एक समर्पित नया ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर कारखाना है जो हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता और इको प्रणाली को बढ़ाएगा। यह हेलीकॉप्टर कारखाना एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है और शुरू में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH का उत्पादन करेगी। LUH की डिजाइन पूरी तरह से स्वदेशी है। ये एक विकसित 3 टन वर्ग एकल इंजन बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है जिसमें उच्च कार्यशीलता की अनोखी विशेषताएं मौजूद हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने HAL को लेकर पूर्व में की गई राजनीति पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, सच के आगे एक दिन हारता जरूर है। प्रधानमंत्री ने तुमकुरु में औद्योगिक टाउनशिप की आधारशिला रखी। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तुमकुरु में 3 चरणों में 8,484 एकड़ में फैली औद्योगिक टाउनशिप के विकास का काम चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के भाग के रूप में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने तुमकुरु में तिपटूर और चिक्कनायकनहल्ली में 2 जल जीवन मिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। तिपटूर बहुग्राम पेयजल आपूर्ति परियोजना 430 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई जाएगी। चिक्कनायकनहल्ली तालुक की 147 बस्तियों के लिए बहुग्राम जल आपूर्ति योजना लगभग 115 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। केंद्रीय बजट का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने इसे किसानों, युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग का हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, उस सशक्त भारत की नींव इस बार के बजट ने और मजबूत की है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों के मुद्दों पर बातचीत हुई। मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 10 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। विधानसभा के 60 सदस्यों के चुनाव के लिए राज्य के सभी 12 जिलों में इस महीने की 27 तारीख को मतदान होगा। वहीं नागालैंड में भी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 10 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नागालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह आज त्रिपुरा में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह ऊनाकोटी और पश्चिम त्रिपुरा जिले में विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के शांति बाजार में कल चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 400 लोगों की हत्या करवाकर कम्युनिस्ट ने विवाद पैदा किया और हमने विवाद नहीं, विकास का काम किया। अमित शाह ने आगे कहा कि पीएम ने जो हीरा का मंत्र दिया है, यानी कि हाईवे, इंटरनेट, रेलवे, एयरपोर्ट, उसके आधार पर त्रिपुरा को विकसित करने का काम भाजपा ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा की खोवाई में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट इकट्ठा होकर फिर से त्रिपुरा को तबाह करने के लिए निकले हैं। कम्युनिस्ट शासन अपराधियों का शासन था और कांग्रेस का शासन भ्रष्ट शासन था। नई हज नीति के अंतर्गत पहली बार हज पैकेज की लागत में 50,000 रुपए की कमी की गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि नई हज नीति से हज पर जाने वालों को वित्तीय राहत मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि नई नीति के अंतर्गत हज यात्रियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा तथा महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 17 से 20 फरवरी तक नेपाल का दौरा करने वाले हैं। नेपाली सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा के विशेष निमंत्रण पर जनरल पांडे का नेपाल दौरा तय हुआ है। जनरल पांडे का ये दूसरा नेपाल दौरा होगा। मद्रास उच्च न्यायालय में वकील लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी की न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। जेम्स के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने अलग अलग मामले दर्ज किए हैं।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मेघालय उच्च न्यायालय राज्य में अवैध कोयला खनन से संबंधित मामले की सुनवाई करेगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित 22वां भारत रंग महोत्सव 14 फरवरी से शुरू होगा। दिल्ली समेत देश के 10 शहरों में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में 80 नाटकों का मंचन किया जाएगा। इसमें दिल्ली, नासिक, जयपुर, राजमुंद्री, भोपाल, जम्मू, श्रीनगर, गुवाहाटी, रांची और केवड़िया शामिल हैं। ये नाट्य उत्सव 26 फरवरी तक चलेगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मामले में बिहार के फुलवारी शरीफ इलाके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने कहा है कि संदिग्ध सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए पीएफआई की आपराधिक साजिश में सक्रिय रूप से भूमिका पाई गई है। इसमें कहा गया है कि मुजफ्फरपुर जिले में आरोपियों में से एक के घर से पीएफआई का छपा हुआ बैनर और अन्य अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। रेलवे ने जारी किए माल ढुलाई से संबंधित ताजा आंकड़े। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनवरी 2023 तक रेलवे ने माल ढुलाई से 1,35,000 करोड़ रुपए की कमाई की। रेलवे ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में माल ढुलाई से आय में की 16% की वृद्धि। रेलवे ने पिछले साल इसी अवधि में की थी 1,17,000 करोड़ रुपए की कमाई। रेलवे ने जनवरी 2023 में 13% की वृद्धि के साथ माल ढुलाई से किया 14,900 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त। जनवरी 2022 में रेलवे को माल ढुलाई से रेलवे को हुई थी 13,172 करोड़ की कमाई। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत हुआ बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन। इस योजना की मदद से 2015 से 2018 तक करीब 1 करोड़ 12 लाख रोजगार पैदा हुए। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने की पीएम गति शक्ति की प्रगति की समीक्षा। पीएम गति शक्ति संस्थागत रूपरेखा के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने पिछले 1 साल में की 43 बैठकें। पीएम गति शक्ति संस्थागत रूपरेखा के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने पीएम गति शक्ति के सिद्धांतों के अनुसार 61 परियोजनाओं का किया गया विश्लेषण। इसमें सड़क, रेलवे, औद्योगिक गलियारे, प्राकृतिक गैस, बंदरगाह और शहरी अवसंरचना से संबंधित परियोजनाएं थी शामिल। राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने पीएम गति शक्ति के तहत समग्र सरकार का दृष्टिकोण अपनाने की सराहना की। साथ साथ उन्होंने राष्ट्र के समग्र विकास के लिए एकीकृत योजना एवं समकालिक कार्यान्वयन की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी योजना में हुई है महत्वपूर्ण प्रगति। 14 सामाजिक क्षेत्र मंत्रालयों और विभागों को पीएम गति शक्ति के तहत किया गया है शामिल। रूसी तेल प्रमुख रोसनेफ्ट के सीईओ इगोर सेचिन ने कहा है कि यूरोप के बाहर के देश यूराल क्रूड की कीमत तय करेंगे। रूसी ऊर्जा पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के जवाब में सेचिन का ये जवाब आया है। दिसंबर 2022 से लागू हुए थे रूसी कच्चे तेल के आयात पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध। पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर 5 फरवरी से प्रभावी हुए हैं ईयू के प्रतिबंध। छंटनी के मौसम के बीच वैश्विक कंसल्टेंसी फर्म पीडब्ल्यूसी ने दी भारत के लिए अच्छी खबर। कहा पीडब्ल्यूसी अगले 5 वर्षों में भारत में जोड़ेगी 30,000 नए रोजगार। हरित ढांचागत परियोजनाओं के लिए इस वित्त वर्ष में 16,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी करने का प्रस्ताव रखा गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा को जानकारी देते हुए बताया कि 8,000 करोड़ की सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स पहले ही जारी की जा चुकी हैं। भूकंप के भीषण झटकों से कल दहला मध्य तुर्की और उत्तर पश्चिम सीरिया 7.8 की तीव्रता तक के भूकंप के झटके झेलने के बाद अब तक 3,700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की को झेलने पड़े एक के बाद एक भूकंप के भीषण झटके। पहले झटके के बाद 7.7 और 7.6 तीव्रता के 2 और भूकंप के झटकों ने तुर्की के हालात और ज्यादा खराब कर दिए। तुर्की में भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 2,300 के पार। कठिन मौसम के कारण बचाव कार्य में आ रही है बाधा।
तुर्की में ठंड के मौसम में बड़ी संख्या में लोगों के बेघर होने से हालात बेहद खराब हो गए हैं। भूकंप की वजह से हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। तुर्की ने झेला इस सदी की सबसे भयानक भूकंप। ठंड के मौसम में बेघरों और मलबे में दबे हुए लोगों की स्थिति बिगड़ रही है। तुर्की के दक्षिण में खराब इंटरनेट कनेक्शन, क्षतिग्रस्त सड़कों की वजह से राहत और बचाव कार्य हुआ प्रभावित। कुछ इलाकों में रात में तापमान 0 से भी नीचे जाने की आशंका। तुर्की के पड़ोसी देश सीरिया में भी देखने को मिली भूकंप की भारी तबाही। सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1400 के पार। सीरिया में भी हजारों की संख्या में लोग हुए घायल। इमारतों और बुनियादी ढांचे को नुकसान से बड़ी संख्या में लोग हुए बेघर। तुर्की को भूकंप के बाद विदेशों से मिल रही है मदद। कोलोन से जर्मनी का अंतर्राष्ट्रीय खोज एवं बचाव दल तुर्की के गाजिएंटेप के लिए हुआ रवाना। जर्मनी के बचाव दल में 7 खोजी कुत्ते भी शामिल। ये बचाव दल तुर्की के अधिकारियों की मदद से काम में जुटेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कावुसोग्लू से फोन पर भूकंप से हुए नुकसान के बारे में बातचीत की। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका, तुर्की और सीरिया दोनों देशों को उपलब्ध संसाधन मुहैया कराने के लिए है तैयार। व्हाइट हाउस ने जानकारी दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही भीषण भूकंप के सिलसिले में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन से करेंगे बातचीत। तुर्की को मदद मुहैया कराने के शीर्ष अमेरिकी नेता के बातचीत के बाद बाइडेन भी तुर्की समकक्ष से बातचीत करेंगे। इराक ने भी भूकंप प्रभावित तुर्की में नागरिक सुरक्षा टीमों को भेजा है। सीरिया की मदद के लिए इराक ने आपातकालीन सहायता सामग्री को 2 विमान भेजे हैं। इराक ने और मदद भेजने का आह्वान किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की सेना रूस की सेना द्वारा बखमुत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास का जवाब दे रही है। उन्होंने कहा कि इस इलाके के बड़े हिस्से में रविवार को आग लगने के बाद बिजली गुल हो गई है। नेपाल में रविवार को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की सरकार छोड़ने के फैसले के बाद प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड को 2 मंत्रालयों का प्रभार सौंपा गया है। श्रम, नियोजन और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय और शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मिला है प्रभार। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के दक्षिणी इलाके में भूस्खलन से कम 15 लोगों की मौत, कई लोग अभी भी लापता। पेरू में भूस्खलन के कारण 1000 से ज्यादा लोग प्रभावित। पेरू की राष्ट्रीय आपातकालीन संचालन केंद्र ने 14 प्रांतों के 268 इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ का अलर्ट किया जारी। ऑस्ट्रेलिया T20 कप्तान एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। फिंच ने 2011 में अंतर्राष्ट्रीय T20 की शुरुआत की थी और ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 प्रारूप खेले। फिंच ने 76 T20 मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की है। फिंच ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 254 मैच खेले हैं, जिसमें 146 वनडे, 103 T20 और 5 टेस्ट शामिल हैं। उनके नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में पहली बार T20 विश्व कप का खिताब जीता था। महिला प्रीमियर लीग का बहुप्रतीक्षित शुरुआती सीजन 4 से 26 मार्च तक मुंबई में खेला जाएगा। वेबॉर्न स्टेडियम और DY पाटिल स्टेडियम टूर्नामेंट के सभी मैचों की मेजबानी करेंगे। लीग में कुल 22 मैच खेले जाएंगे और तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। दूसरे और तीसरे स्थान की टीम के बीच खिताबी मुकाबले में जगह बनाने के लिए नॉकआउट मैच होगा। ढाका में सैफ अंडर 20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में आज भारत का सामना नेपाल से होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तमिलनाडु के एल धनुष ने भारोत्तोलन में पुरुषों के 49 किलो वर्ग में एक नया राष्ट्रीय यूथ रिकॉर्ड बनाया है। धनुष ने स्नैच में 84 किलो और क्लीन एंड जर्क में 108 किलो के साथ कुल 192 किलो का वजन उठाया। भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री का मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में सूर्य कुमार यादव को खेलने का मौका मिलना चाहिए। भारत के खिलाफ 9 फरवरी से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी सोमवार को नागपुर पहुंचे।
वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट में कैरिबियाई टीम ने अपनी पहली पारी 6 विकेट के नुकसान पर 447 रन बनाकर घोषित की। वेस्टइंडीज की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 336 रन जोड़े। वेस्टइंडीज की ओर से तेग नारायण चंद्रपाल ने दोहरा शतक लगाया, जबकि कप्तान क्रेग ब्रैथवेट जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक लगाने में कामयाबी पाई। ये दोनों बल्लेबाज वेस्टइंडीज के लिए 300 या फिर उससे अधिक रनों की टेस्ट पार्टनरशिप करने वाली पहली ओपनिंग जोड़ी बने। मैनचेस्टर सिटी पर कथित रूप से वित्तीय नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। प्रीमियर लीग ने आरोप लगाया है कि मैनचेस्टर सिटी पर लीग के नियमों के मुताबिक अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो क्लब को प्रीमियर लीग से बाहर किया जा सकता है। कतर ने 2026 विश्व कप के अंत तक ईरान के पूर्व बॉस कार्लोस क्वेरोस को प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया है। ब्रिटेन के पूर्व 2 बार के विश्व हैवीवेट चैंपियन एंथोनी जोशुआ 1 अप्रैल को अमेरिकी जर्मन फ्रैंकलिन के खिलाफ अपनी रिंग में वापसी करेंगे। अंडर 20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। पिछले मैच में भारत को बांग्लादेश ने ड्रॉ पर रोक दिया था। 9 फरवरी को ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें खिताब का फाइनल मुकाबला खेलेगी। शाहरुख खान की फिल्म पठान की धमाकेदार कमाई जारी है। विदेशों में पठान की कमाई पहुंची 300 करोड़ के पार। 24 फरवरी को चीन में रिलीज होगी श्रीदेवी की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश। 2012 में आई थी फिल्म इंग्लिश विंग्लिश। बॉलीवुड कपल सिद्धार्थ और कियारा आडवाणी आज शादी के बंधन में बंधेंगे। ये शादी सूर्यगढ़ पैलेस में होगी, जो भारत की टॉप वेडिंग डेस्टिनेशन में से एक है। नीरज पांडे की फिल्म औरों में कहां दम था की शूटिंग हुई शुरू। अजय देवगन, तब्बू और जिमी शेरगिल आएंगे फिल्म में नजर। डायरेक्टर मनीष शर्मा के निर्देशन में बन रही फिल्म टाइगर 3 दिवाली पर आ रही है। फिल्म में सलमान खान और कटरीना कैफ आएंगे नजर। शाहरुख का भी हो सकता है फिल्म में कैमियो। अमेरिकी गायिका ट्रेलर स्विफ्ट ने ग्रैमी अवार्ड्स में ऑल टू वेल द शॉर्ट फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो का अवार्ड जीता। स्विफ्ट ने इस अवार्ड के लिए एडेल, BTS, जोडा कैट, हैरी स्टाइल्स और केंड्रिक लैमर को पीछे छोड़ा। बेंगलुरु के रहने वाले संगीतकार रिकी केज ने जीता अपना 3रा ग्रैमी अवार्ड। रिकी को उनकी एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए इस अवार्ड से किया गया सम्मानित। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत के साथ फिल्म जेलर में आएंगे नजर। नेल्सन दिलीप कुमार के निर्देशन में बन रही जेलर है एक एक्शन फिल्म। साउथ सुपरस्टार थलापति विजय और त्रिशा कृष्णन की अपकमिंग फिल्म लियो का हुआ है ऐलान। फिल्म लियो को बना रहे हैं मास्टर और विक्रम फेम निर्देशक लोकेश कनगराज। बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल की फिल्म द स्टोरी टेलर ने राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की एक शॉर्ट स्टोरी पर आधारित है परेश रावल की ये फिल्म। वाणी कपूर वेब सीरीज भौकाल के अगले चैप्टर में नजर आएंगी। वेब सीरीज भौकाल की कहानी यूपी के दूसरे डीजीपी पर होगी आधारित। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही नीचे लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी खबरें पहुंचे आप तक सबसे पहले।